29 सितंबर हमारे देश के लिए, खास तौर से वुमेन के लिए बड़ा खुशी का दिन था, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट से फुल मेजोरिटी से पास हुई 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम या वुमेन रिजर्वेशन पर अपनी मोहर लगाकर एक्ट की शक्ल दे दी, जिसके तहत लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 1/3 वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाएगा और ये रिजर्वेशन अगले 15 साल तक ही अप्लीकेबल रहेगा। अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका है कि इसे इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा। 2021 में सेंसस होना था, लेकिन कोरोना की वजह से सेंसस ना हो सका। 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद होगा। के बाद डिलिमिटेशन कमीशन लेटेस्ट सेंसस के बेस पर लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की बाउंड्री ड्रॉ करेगी, जिसके बाद ये कोटा लागू होगा। दोस्तों, इसका इतिहास क्या है? क्या ये बीजेपी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है? क्या इससे पहले भी वुमेन रिजर्वेशन पर बात हुई थी? क्या ये रिजर्वेशन वुमेन के लिए अच्छा साबित होगा या नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं द वाइट टीवी, मैं हूं आपके साथ वसीम। इस रिजर्वेशन की शुरुआत ईयर 1927 में जब साइमन कमीशन इंडिया आया। उस वक्त इंडिया में वुमेन की कंडीशन सेकंड क्लास सिटीजन जैसी थी। बेगम जहानारा शहनवाज और सरोजिनी नायडू ने AIWC ऑल इंडिया वुमेन कमीशन के सामने वुमेन रिप्रेजेंटेशन और वोटिंग राइट की डिमांड रखी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वुमेन सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, लेकिन बहुत सी वुमेन ने भी इसका विरोध किया। 1937 इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शन में 80 वुमेन को लेजिस्लेटर बनाया गया। उस वक्त US और सोवियत यूनियन के बाद वुमेन रिजर्वेशन में इंडिया तीसरे नंबर पर था। 1975 में होने वाले वुमेन्स ईयर पर जब यूनाइटेड नेशन ने तमाम कंट्रीज से वुमेन स्टेटस की रिपोर्ट मांगी, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ने एक कमेटी अपॉइंट की ताकि वो इंडिया में वुमेन की स्टेटस का पता लगाए। इस रिपोर्ट से यह खुलासा होता है कि कैसे वुमेन की एजुकेशन, रिप्रेजेंटेशन और लाइवलीहुड दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इस रिपोर्ट के बाद वुमेन के लिए रिजर्वेशन की डिमांड बढ़ने लगी। ईयर 98 में कर्नाटका पूरे देश में वुमेन रिजर्वेशन के लिए रोल मॉडल बन गया, जब कर्नाटका के CM रामकृष्ण हेगड़े और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर अब्दुल नज़ीर की कोशिशों से 30% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में और 25% रिजर्वेशन कर्नाटका जिला परिषद और तालुका पंचायत समिति में दिया गया। ईयर 1987 कर्नाटका के इस पॉजिटिव स्टेप को देखते हुए राजीव गांधी ने यूनियन मिनिस्टर मार्गरेट अल्वा की अध्यक्षता में एक 14 मेंबर कमेटी बनाई ताकि वो पूरे देश में वुमेन स्टेटस का पता लगाए, जिसकी रिकमेंडेशन पर 1992 में PV नरसिम्हा राव ने 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास किया, जिसके तहत 33% वुमेन रिजर्वेशन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दिया गया। ईयर 1996 13 पार्टी कोalition गवर्नमेंट यूनाइटेड फ्रंट के लीडर और प्राइम मिनिस्टर HD देवगौड़ा की सरकार में 81st अमेंडमेंट बिल लाया गया, लेकिन वो पास नहीं हो सका। ईयर 1998 इंडिया अलायंस के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में ये बिल दोबारा लाया जाता है, लेकिन RJD और समाजवादी पार्टी के सपोर्ट ना होने की वजह से बिल दोबारा फेल हो जाता है। वाजपेयी गवर्नमेंट ने मल्टीपल टाइम 2000, 2002 और 2003 में इस बिल को पास कराने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। साल 2004 कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंडर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने डिक्लेयर किया कि UPA सरकार इस बिल को दोबारा लाएगी, लेकिन UPA अलायंस में RJD लीडर लालू प्रसाद यादव, जो उस वक्त रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने इसका सपोर्ट नहीं किया। फाइनली 6 मई 2008 को लॉ मिनिस्टर HR भारद्वाज ने पार्लियामेंट में इस बिल को पेश करने की कोशिश की, तो SP लीडर अबू आसिम आजमी और कई अदर लीडर आगे बढ़कर इस बिल को फाड़ देते हैं। उनका कहना था कि जब तक इस बिल में माइनॉरिटी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा वो अपोज करते रहेंगे, जिसके बाद इस बिल को पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी को रिफर कर दिया गया। 9 मार्च 2010 को ये बिल राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी के साथ पास हो जाता है। इवन BJP अपोजिशन में होते हुए भी बिल को सपोर्ट किया, लेकिन UPA गवर्नमेंट लोकसभा से इस बिल को पास कराने में नाकाम रही। राज्यसभा में जब यह बिल पेश किया जा रहा था, तो SP लीडर नंद किशोर, कमाल अख्तर, RJD लीडर राजनीति प्रसाद, इंडिपेंडेंट एजाज अली, लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर शब्बीर अली को इस डिस्कशन को रोकने के लिए राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया जाता है। इन सभी नेताओं का कहना था कि इस बिल में OBC और माइनॉरिटी वुमेन को भी इंक्लूड किया जाए। साल 2014 और 2019 में फुल मेजॉरिटी के साथ BJP की सरकार बनती है, जिनके मैनिफेस्टो में यह रिजर्वेशन था, लेकिन इसे अब जाकर पास किया गया है। आज़ादी के 75 साल बाद हमारा देश, जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, वुमेन की रिप्रेजेंटेशन इतनी कम क्यों है?
इवन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसी कंट्री इस मामले में हमसे आगे है। आज़ादी से अब तक 15% से ज़्यादा वुमेन पार्लियामेंट में चूज होकर नहीं आई है। यही वजह है कि 185 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंक 141 है। आप वीडियो को पॉज करके यह डाटा देख सकते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह हमारी पैट्रियार्की की सोच कि वुमेन का काम घर संभालना है, ना कि देश, जिससे हम आज तक आगे निकल कर नहीं आ पाए। शायद यही वजह हो सकती है कि सारे प्राइम मिनिस्टर ने वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो की, लेकिन खुद किसी फीमेल कलीग को कोई मेजर पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। इवन प्राइम मिनिस्टर नेहरू की कैबिनेट में भी वुमेन को कोई मेजर मिनिस्ट्री नहीं दी गई। राजकुमारी राव इंडिया की फर्स्ट फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर थी, लेकिन अपने दूसरे टर्म में प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं दी। आज एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन इंडिया में हम देख रहे हैं, इन्हीं का आइडिया था। इवन अटल बिहारी वाजपेयी की 34 लार्जेस्ट कैबिनेट में सिर्फ 2 वुमेन थी, जिसमें लेट सुषमा स्वराज वाज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इंदिरा गांधी 1967 में जब इलेक्शन जीत कर आई, उनकी कैबिनेट में एक भी वुमेन नहीं थी। लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव की कैबिनेट में भी किसी वुमेन को कोई बड़ा पद नहीं दिया गया। माना जाता है कि सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो लाइक फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर जैसी पोस्ट वुमेन हैंडल नहीं कर पाएंगी। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट में यह नंबर बढ़कर 15 तो हो गया, लेकिन हायर मिनिस्ट्री में ओनली ममता बनर्जी को रेलवे मिनिस्टर बनाया गया था। 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट में यह रुख कुछ बदलता नजर आया। फॉर एग्जाम्पल, लेट सुषमा स्वराज वॉज द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन वॉज द डिफेंस मिनिस्टर, नाउ फाइनेंस मिनिस्टर, और स्मृति ईरानी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। सीबीआई, ईडी, आईबी जैसी अदर एजेंसीज में भी वुमेन को कोई हाई प्रोफाइल नहीं दिया जाता। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि अदर सेक्टर में वुमेन रिप्रेजेंटेशन की क्या हाल है। 1947 से लेकर आज तक 350 सीएम में सिर्फ 14 चीफ मिनिस्टर फीमेल हैं। कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम 1963 में सुचिता कृपलानी को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर चुना था। एज पर गवर्नमेंट डाटा, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में वुमेन रिजर्वेशन होने की वजह से 18 स्टेट ऐसे हैं जहां पर वुमेन की रिप्रेजेंटेशन 50% से ज़्यादा है। हाईएस्ट परसेंटेज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में है, और लोवेस्ट परसेंटेज उत्तर प्रदेश, गुजरात और गोवा में। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां वुमेन को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन 17 लोकसभा में सबसे ज़्यादा एमपी ना ही कांग्रेस से है ना ही बीजेपी से। सबसे ज़्यादा एमपी बीजेडी बीजू जनता दल 41%, एआईटीसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 40% है। इसी तरह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में 15%, इंडियन नेशनल कांग्रेस इन छत्तीसगढ़ 14%, बीजेपी इन राजस्थान 14%। इवन 2023 के इलेक्शन में नागालैंड की 60 असेंबली सीट में सिर्फ 2 वुमेन एमएलए हैं। इवन मिजोरम की 40 असेंबली सीट में एक भी वुमेन नहीं है। पंचायती इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की वजह से ही हमारे देश में 15 लाख से ज़्यादा चुनी हुई वुमेन नेता हैं। कई रिपोर्ट से पता चला है कि वो इस रिजर्वेशन के बेस पर प्रधान या परिषद तो बन जाती हैं, लेकिन वो अपने पिता, भाई या हस्बैंड की पपेट की शक्ल में नजर आती है, जैसे पति प्रधान और पति परिषद। जब इन औरतों से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भले ही वो पपेट हो, लेकिन इस पोस्ट की वजह से सोसाइटी में इनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, वो डोमेस्टिक वायलेंस से बच जाते हैं। इस बिल का प्राइम ऑब्जेक्टिव है जेंडर इक्वालिटी और वुमेन को इनकरेज करना कि वो पॉलिटिक्स में आए, इलेक्शन लड़े और पब्लिक ऑफिस को होल्ड करें, वुमेन इशू को एड्रेस करें। लेकिन इसके सामने कई चैलेंजेस भी हैं। फर्स्ट चैलेंज यह है कि पति प्रधान और पति परिषद जैसी कंडीशन लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में भी देखने को ना मिले। रिजर्वेशन से वोटर की चॉइस लिमिटेड हो जाती है। वोटर को वुमेन को ही वोट देना होगा, चाहे वो उन्हें पसंद हो या ना पसंद हो। किसी हल्के में आदमी ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हो, वहाँ पर वुमेन सीट की रिजर्वेशन से वोटर नाराज़ भी हो सकते हैं। आपकी क्या राय इस मुद्दे पर कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।